मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेरे में भारत में वाणिज्य बैंकों का विकास अर्थात आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में बताया था कि पिछले कुछ सालों में या अभी रिसेंटली क्या हमारे इंडिया में कॉमर्शियल बैंकों को लेकर डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। वो पॉइंट्स आज मैं वापस से थोड़ा सा हल्का सा उसको रिपीट कर रही हूँ, फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विकास, यानी पब्लिक सेक्टर जो बैंकिंग है उनका एक्सपेंशन हुआ। सेकेंड, अपूर्व शाखा विस्तार, हर एक क्षेत्र में यानी गांव में कहीं भी जहां भी अर्धनगरीय क्षेत्र हैं, जहां पहले बैंक की कोई ब्रांच नहीं थी, वहां भी बैंकों का विकास हुआ, बैंकों के ब्रांचेस का विकास हुआ। तीसरा, बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन, यानी ऐसे कोई बैंक जो मजबूत नहीं थे, असफल हो रहे थे, उनको एकीकरण या विलीनीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया। कमज़ोर बैंकों को आपस में मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया। इस तरह से एकीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार किया गया कि ऐसी एरिया जहाँ पर ज़्यादा सुविधा उपलब्ध देनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ ज़्यादा सुविधा दी गई और इसके अंतर्गत सरकार ने भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की। उसके बाद जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि, हमारे व्यापारिक बैंकों की जमाओं में भी पिछले वर्षों में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि लोगों का झुकाव इस तरफ बढ़ा है। आदतें बदली हैं, बैंकिंग आदतें और बैंकों द्वारा बचत की नई और आकर्षक योजनाओं के लागू होने के कारण जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। साख सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली लोन और एडवांस राशियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्राथमिक और उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएं, यानी ऐसे एरिए जो प्राथमिक हैं और उपेक्षित हैं उनको अधिक से अधिक उधार दिया जाने लगा। पहले इसका परसेंटेज बहुत कम था, धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाया जाने लगा और अब इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, निवेश जमा अनुपात, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों का विनियोग जमा अनुपात पहले की तुलना में अधिक हुआ है। नेक्स्ट, पूंजी और कोषों का निक्षेपेशों अनुपात, भारत में बैंकों की प्रदत्त पूंजी और कोषों का जमाओं से अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। वैधानिक तरल अनुपात, भारत में प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित परसेंट तरल कोषों के रूप में रखना पड़ता है और अभी धीरे धीरे इसमें भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। जमा बीमा योजना, प्लाई सेंट्रल बैंक, लक्ष्मी बैंक के फेल हो जाने के बाद भारत में बैंकों के प्रति जमाकर्ताओं का विश्वास डगमगा गया था। इसको रोकने के लिए 1962 में जमा बीमा और साख गारंटी निगम की स्थापना की गई और इसका स्थापना का उद्देश्य जो था वो जमाकर्ताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना था। इस प्रकार इसमें भी धीरे धीरे काफ़ी उपयोगिता हमें मिल रही है। रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण, रिजर्व बैंक का देश की बैंकिंग व्यवस्था पर अधिकार और नियंत्रण पहले की तुलना में बढ़ गया है। अग्रणी बैंक योजना, अग्रणी बैंक बेसिकली वे बैंक है जिसे एक या एक से अधिक जिलों में बैंकिंग विकास और आर्थिक विकास और सुविधाओं का अग्रणी उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। नेक्स्ट, नवीन आकर्षक योजनाएं, इसके अलावा बहुत सारी नवीन आकर्षक योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई, जैसे उपभोक्ता ऋण योजना, तलिस्नु बैंक मोबाइल बैंक, नाबालिग बचत योजना, उपहार योजना, अभी यात्रा बाद में भुगतान, विनियोग सुझाव सेवा, साख पत्र, कृषि एवं सामान्य ऋण, ग्राहक सेवा, यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण, पर्यटन, बैंकिंग और अन्य सेवाएं। यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। आज मैं इससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा को प्रक्षय एवं प्रोत्साहन, बैंकों के रोज़मर्रा के कार्यों में अब हिंदी भाषा के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे देश की सामान्य जनता को बैंक सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका मिलता है और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में यह नई प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है कि अब बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं। अभी तक बैंक व्यावसायिक दृष्टि से लाभ के लिए कार्य करते थे, किंतु अब इन्होंने सामाजिक उद्धार में भी अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। अब बैंक समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे दस्तकार, छोटे किसान, मजदूर, अपंग
मोची, कुमार, बेरोजगार कैदी, शिक्षित बेरोजगार, गंदी बस्ती निवासी, आदिवासी आदि को भी ऋण देने लगे हैं। यद्यपि ऐसे ऋणों में जोखिम अधिक है, किंतु सामाजिक उद्धार के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था, साउंड मैनेजमेंट सिस्टम। बैंकों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार होता जा रहा है। अब बैंक प्रबंध के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित पेशेवर प्रबंधकों और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाने लगी है। ऐसा प्रबंध निर्धारित योजना के अनुसार ही कार्य करता है। यही कारण है कि बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरी है और उनके असफल होने की घटनाएं अब कम हुई है। बैंकों में नवीन प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी। वर्तमान में देश में बैंकों में यंत्रीकरण, कंप्यूटरीकरण व्यवस्था भारतीय बैंकिंग उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। बैंकों में कंप्यूटर की योजना का प्रारंभ रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था और अब धीरे धीरे लगभग सभी शाखाओं में पूर्ण तरह से कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के प्रयोग से काफ़ी सुविधाएं हमें उपलब्ध होती है और अब चेक और नगद धनराशि जमा करवाने के लिए भी मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रीकृत चेक और समाशोधन गृह, मैकेनाइज्ड चेक एंड क्लियरिंग हाउसेज। देश में यंत्रीकृत चेक व्यवस्था का प्रथम चरण भारत के 4 महानगर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई में पूरा किया गया। इससे 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के चेकों का समाशोधन उसी दिन हो जाता है। इससे पूर्व भारी चेकों के समाशोधन में काफ़ी समय लग जाता था। देश में सर्वाधिक आधार पर समाशोधन गृहों की स्थापना के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी और इसके बाद काफ़ी इसमें विकास हुआ है। 1 जुलाई 2013 से सभी बैंकों को CTS 2010 मापदंड के चेक जारी कर दिए गए हैं सभी बैंकों द्वारा और 31 जून 2013 के बाद पुराने मापदंड के चेक मान्य नहीं होते हैं अब। और चेक की जो अवधि है वो भी 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गई। 3 महीने से पुराने चेक भुगतान के लिए मान्य नहीं होते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट है दूरसंचार नेटवर्क, डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क। बैंकिंग उद्योग के लिए दूरसंचार की नेटवर्क योजना के अंतर्गत नेट संचार व्यवस्था लागू की गई और इससे काफ़ी विकास हुआ है बैंकों का। नेक्स्ट कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। बैंकों का ध्यान अब ग्राहक सेवा की ओर भी आकर्षित हुआ है। बैंकों ने बेहतर ग्राहक सेवा के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की है। इस संबंध में भारत सरकार ने R.K. तलवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने ग्राहक सेवा में वृद्धि हेतु अनेक सुझाव दिए थे और इन सुझावों के आधार पर काफ़ी सुविधाएं अब ग्राहकों को मिलने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल संस्कृति का विकास। बैंकों ने बिलों के भुगतान कार्य की प्रगति की ओर भी ध्यान दिया है। यह बिल संस्कृति कहलाता है। वर्तमान में बिलों की कुल राशि बैंक ऋणों का केवल 4% है। मियादी बिलों पर मुद्रांक शुल्क की छूट से बैंकों बिलों की लेन देन संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस छूट का बिल संस्कृति के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुस्थानीय बैंक खाते। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक एक ही बैंक की कई शाखाओं में खाते खोलकर उन्हें चला सकता है। ये शाखाएं एक ही शहर में भी हो सकती हैं और किसी अन्य शहर में भी। ऐसे बैंक की चेकबुक का उपयोग ट्रेवल्स चेक के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM। ATM को एनी टाइम मनी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मशीन से 24 घंटे जब चाहे जब पैसा निकाला जा सकता है। ATM में ग्राहक पैसा निकाल सकता है, जमा करा सकता है, नई चेकबुक ली जा सकती है, खाते की जानकारी ली जा सकती है और अब ज़्यादातर बैंक अपने यहाँ ATM लगा रहे हैं। और ATM की सबसे बड़ी सुविधा यही है कि ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पैसा निकाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट तत्काल धन ट्रांसफ़र, ऑल टाइम ट्रांसफ़र। वर्तमान में कुछ बैंक एक शाखा से दूसरी शाखा में धन के ऑनलाइन ट्रांसफ़र या तत्काल एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा स्थानांतरण करने की सुविधा दे रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के सारे बैंक बाहर का चेक भी तत्काल भुना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर पर दी जाने वाली बैंकिंग सुविधा। महानगरों में बैंक जमा योजना के लिए घर घर जाकर बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। यदि किसी को बैंक में खाता खोलना हो, पैसा जमा कराना हो, निकालना हो, ड्राफ्ट बनवाना हो तो बैंक
आपको सिर्फ फ़ोन करने पर ही उसका आदमी घर आएगा और वहीं पर सुविधाएं उपलब्ध करा देगा, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंटरनेट बैंकिंग, लास्ट पॉइंट हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इस पॉइंट में मैं यही कहूँगी कि आज की डेट में सब बैंकों में, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दी जा रही है और ग्राहक अपना वेबसाइट पर ऑनलाइन लेन देन कर सकता है। अभी वेब चेकिंग इस स्तर पर नहीं पहुंची जहां पासवर्ड टाइप कर मशीन से पैसा निकाल सके, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कर सके। इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इन सब पॉइंट्सों के बाद निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण की नीति के बाद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विदेशी बैंकों से बहुत प्रभावित हुई। विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगे। इससे देश का संपूर्ण बैंकिंग स्वरूप ही बदल गया। लेकिन अब भी हमारी बैंकिंग प्रणाली विदेशी बैंकों की तुलना में कम गतिशील और कम लोचदार है। इसको खुला, गतिशील, आधुनिक और लोचदार बनाकर देश की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है। अतः इसमें निरंतर समय के अनुसार परिवर्तन होते रहने चाहिए। जब हमने विदेशी बैंकों को देश में काम करने की छूट दी है, तो हमें अपने बैंकों की प्रतियोगिता शक्ति को बढ़ाना होगा। सरकारी संरक्षण के आवरण को छोड़कर भारतीय बैंकों को भी प्रतियोगिता के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए इस व्यवस्था में निरंतर सुधार व नवीनता का समावेश करना होगा। इस प्रकार हमारा ये लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का कि किस प्रकार हमारे भारत में वाणिज्य बैंकों का विकास हुआ, उसके लिए रिसेंट ट्रेंड्स क्या थे, ये है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा सारा जो भी अब तक का मैंने कॉमर्शियल बैंकों से रिलेटेड जो दिया है उसका एक समराइज्ड आपको PDF उपलब्ध कराऊंगी। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही।